गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग तथा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। ये अपने चैप्टर नंबर है 4 बच्चों। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। क्लियर? अब तक के चैप्टर अपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से किए और बहुत ही इजीली किए। अब बात करते हैं, ये अपने चैप्टर क्या होता है, अपने बेसिक को क्लियर करता है। क्या करता है बच्चों? बेसिक को क्लियर करता है। इसलिए इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसके अंदर अपने पढ़ते हैं रासायनिक बंध और आणविक संरचना पढ़ते हैं। तो पहले इसका जो पार्ट 1 है, जो अपने पास रासायनिक बंधन है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है रासायनिक आबंधन का, कोसेल लुईस सिद्धांत। ये क्या था? एक वैज्ञानिक था, इसने बात करी कि संयोजकता के आधार पर अपने ना एक सिद्धांत देते हैं। छोटी छोटी सी बातें, क्लियर? 2-3 ही पॉइंट है इसके अंदर। इसने कहा कि ये कोई भी अपने पास परमाणु है, ठीक है, XYZ कोई भी मान लेते हैं। इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 2 ये बाह्यतम कोश है, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो, 3 मान लो, ठीक है, 3 मान लिया मैंने। तो ये इसका कौन सा कोश है? बाह्यतम कोश। बाह्यतम कोश। तो इसने कहा किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। क्लियर? तो अपने लिख देते हैं संयोजकता की परिभाषा। संयोजकता की परिभाषा, संयोजकता इसमें लिखेंगे किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस परमाणु की क्या कहते हैं? संयोजकता। उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। जगता कहते हैं। क्लियर? आसान है। अब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ना, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कौन से हो जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहर वाले अपने पास, इसे बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बाह्यतम कोश को क्या बोल देंगे? संयोजकता कोश। संयोजकता कोश। ये बात आ गई आपको समझ में? छोटी छोटी सी बेसिक बातें कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अब कोसेल लुईस ने क्या किया, इसके आधार पर एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना। क्लियर? क्या बोलते हैं? लुईस बिंदु संरचना। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं, लुईस बिंदु संरचना। क्लियर? इसमें क्या किया भाई, लुईस ने क्या किया कि कोई भी परमाणु होता है, उसके बाह्यतम कोश में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, उनको क्या छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दर्शाया। ठीक है? और जो संरचना बनी उसे क्या बोल दिया? लुईस बिंदु संरचना। तो सिंपल सी बात है। तो इसे में लिख लेंगे अपने कि लुईस ने तत्वों के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोटे छोटे
बिंदुओं द्वारा दर्शाया, जिसे लुईस जिससे बनी संरचना, जिससे बनी संरचना को लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। क्लियर? अब देखो, बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, आपको पता है? ये हाइड्रोजन परमाणु, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बार वाला मैंने ये दिखा दिया, तो ये क्या है? हाइड्रोजन की लुईस बिंदु संरचना है। अब हीलियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में? 2। तो मैंने हीलियम के बाहर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इसे दिखा दिए, तो ये है हीलियम की बिंदु संरचना। क्लियर? परमाणु की है। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम के बाहर, बेरिलियम से पहले लिथियम ले लेते हैं। लिथियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s1, तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा दिया मैंने। फिर आते हैं बेरिलियम। बेरिलियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने दिखा दिया बेरिलियम। ठीक है, बोरॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने ये बिंदु संरचना बना दी बोरॉन की। ठीक है, और उसी टाइप से 10 तक बना देता हूं। ठीक है, 6 नंबर पर अपने पास कार्बन आता है। कार्बन के बाह्यतम कोश में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो ये कार्बन की बिंदु संरचना ये होगी। उसके बाद में कौन सा आता है 7 नंबर पे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन की बिंदु संरचना होगी। उसके बाद ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन की बिंदु संरचना होगी। उसके बाद में फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्लोरीन की बिंदु संरचना होगी। उसके बाद में आता है 10 नंबर पर नियोन। नियोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, तो ये किसकी संरचना होगी? नियोन की बिंदु, लुईस बिंदु संरचना होगी। अब देखो, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब इससे अपने को क्या पता चलता है? इससे अपने को पता चलता है यौगिक स्थायी है या नहीं। अगर किसी भी यौगिक के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो स्थायी माना जाता है। क्लियर? तो फिर वो क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर कर स्थायी संरचना प्राप्त करता है। इसे बोलते हैं अष्टक का नियम। अब देखो, फ्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 2 5। क्लियर? सॉरी, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 1 7, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। ये क्या? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके। 2 2 4 2 6 2 8, इसलिए नियोन क्या होता है? स्थायी होता है। यानी स्थायी तो प्राप्त करना है, नहीं करना। अब क्या है कि इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें होती है, वो अपने डिस्कस करेंगे और इसमें लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं हेलोजन की। हेलोजन, हेलोजन वो होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं। क्लियर? ऋणायन बना लेते हैं। अपने पास हेलोजन कौन कौन थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एस्टेटीन। इन्हें हेलोजन इसलिए कहते हैं कि ये सारे किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। जो लवण बनाने वाले होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हेलोजन बोला जाता है। हेलस वर्ड का मतलब होता है लवण, जन मतलब बनाने वाले। क्लियर? तो ये इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा? 8।
तो लिखेंगे हैलोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ऋणायन का निर्माण करते हैं जैसे क्लोरीन है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको और दिया तो कितने हो गए? Cl के ऊपर कौन सा आवेश लग गया? माइनस का आवेश लग गया, तो ये क्लोरीन ऋणायन बन गया। क्या बन गया? ऋणायन, यानी क्या हो गया? स्थायी हो गया। क्लियर? देख लो, सिंपल सी बात है। ठीक है। और दूसरी बात अपने बात करते हैं कि धनायन कैसे बनते हैं। धनायन अपने पास क्षार धातुएं, क्या है दूसरा पॉइंट? क्षार धातुएं। क्षार धातुएं अपने पास क्या है? लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। इनके बाह्यतम कोश में क्या होता है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है, जैसे अपने सोडियम का एग्जाम्पल लें। सोडियम का परमाणु क्रमांक 1s2 11 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी बाह्यतम कोश में कितना? एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग दूंगा तो क्या होगा? ये विन्यास कौन सा हो गया? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी स्थायी हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो धनायन बन जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्लियर? क्षार धातुओं के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे त्याग कर वे धनायन बनाती है। धनायन बनाती है, ठीक है, और स्थायी हो जाती है। क्लियर? तो तीसरी बात, उसके बाद आती है क्षार मर्दा धातुएं। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो क्या लगेगा? प्लस का 2 लगेगा। यहां एक त्याग रहा है तो सिर्फ प्लस लगेगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे त्याग कर क्या बनाएगा? ये धनायन बनेगा, +2 वाले आयन बनेगा। Be+2, Mg+2, Ca+2, Sr+2, Ra+2। तो अपने 3 मेन पॉइंट अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। यानी आपको अगर बॉन्ड बनाना है तो ये अपने पास 2 चीज़ें याद ही रखनी पड़ेगी। क्लियर? अब लास्ट वाली बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी ये सब क्या होने चाहिए? अक्रिय गैसें स्थायी होती है। अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बच्चों? NS2Np6 होता है। ठीक है, 6 होता है। यानी NS2Np6 क्या? स्थायी विन्यास है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। क्लियर? यह स्थायी विन्यास है। क्लियर? इस कंडीशन में ना तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, ना ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ग्रहण किए जाएंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, स्थायी विन्यास है। क्लियर? और
इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्थायी होते हैं। अपने पास कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हिना ने और कराया एक्सरे। क्लियर? इनके सबके बाहर क्या है? अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी ये सभी किसका पालन करते हैं? अष्टक के नियम का। कौन से नियम का पालन करेंगे बच्चों? अष्टक के नियम का पालन करेंगे। आप कहोगे सर आपने हीलियम पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हीलियम पहले कोश में होता है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं, 2 में फुल हो जाता है। इसलिए इसमें ऑक्टेट यानी अष्टक का नियम नहीं लगता। कौन सा लगता है? डुप्लेट का नियम लगता है। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर बच्चों? बात आ गई समझ में? अब बंध निर्माण की प्रक्रिया, कैसे बंध बनेंगे? सबसे सिंपल बंध बना देते हैं आपको, और वो है अपने पास NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर? ठीक, NaCl। NaCl का बनना, NaCl का बनना सिखा देंगे तो आप आसानी से सीख जाओगे। तो ये अपने पास सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं नियॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन, ये 3s1। अब इसको नियॉन का जैसा विन्यास प्राप्त करना है तो ये इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं, तो सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या बनाएगा? Na+ धनायन। क्या बना लिया? धनायन बना लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। ठीक है, अब इसका विन्यास हो गया नियॉन जैसा, विन्यास हो गया नियॉन जैसा स्थायी। क्लियर? दूसरा लेते हैं अपने पास क्लोरीन। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? नियॉन। ठीक है, फिर 3s2 3p5। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 5 7। स्थायी होने के लिए क्या चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के मैं यहां ले आता हूं। क्या? ये इलेक्ट्रॉन मैं यहां लिया है इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया अपने पास? Cl- बन गया। तो ये क्या बन गया? ऋणायन। इसका विन्यास क्या हो गया? नियॉन 3s2 3p6 विन्यास हो गया। यहां तक क्लियर? अब क्या होगा? धनायन कब स्थायी होगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी हुआ, और अपने पास जो है क्लोरीन है वो क्या? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हो गया। क्लियर? और ये विन्यास कौन सा? ऑर्गन जैसा विन्यास है। कौन सा है? ऑर्गन जैसे विन्यास है। अब क्या करेंगे? ये धनायन और ऋणायन मिलेंगे। धनायन ऋणायन मिले, एक तो लिया मैंने Na+, ठीक है, और क्या लिया? Cl-। प्लस का एक माइनस का एक जुड़ के हो जाएंगे 0। क्या बन गया? NaCl। तो इस प्रकार जो आयनों में आकर्षण होता है उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो आयन, ठीक है, जो आकर्षण होता है उसे क्या बोला जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है, इनके अंदर। और आयनों से जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। आयनों के द्वारा बने बंध को आयनिक बंध कहा जाता है। क्लियर? अब एक और एग्जाम्पल करेंगे, और वो है अपने पास एक एग्जाम्पल और। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कैल्शियम कितने नंबर पर पड़ता है बच्चों? हैं? 20 नंबर पे, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2।
अब ये 18 इलेक्ट्रॉन यानी किसका विन्यास हो गया, ऑर्गन का, और 4s2। अब स्थायी होने के लिए क्या करिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो कैल्शियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Ca+2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। क्लियर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास पड़े हैं। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन 9 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5। ये 1s2 किसका विन्यास है, हीलियम का है, तो मैंने हीलियम लिख दिया। 2s2 2p5, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, तो F एक इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और क्या हो जाएगा, F माइनस बना लेगा। पर मेरे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो फिर मैं क्या लूंगा, 2 फ्लोरीन लूंगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूंगा और 2। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। अब देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखते हैं, ये अपने पास क्या है, Ca+2 प्लस, इलेक्ट्रॉन कितनों ने ग्रहण किए थे, 2 फ्लोरीन ने। आवेश बराबर होने चाहिए, प्लस के 2 माइनस के 2 0, तो क्या बन जाएगा Ca, ठीक है, F। और याद रखना ये संख्या होती है हमेशा पैरों में लिखी जाती है, 2 CaF2। इसका नाम है कैल्शियम फ्लोराइड। क्या नाम है, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है। इस प्रकार जो बंध बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक बंध या वैद्युत सहसंयोजक बंध। क्या बोला जाता है, वैद्युत सहसंयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, इन्हें वैद्युत सहसंयोजक बंध भी कहा जाता है। क्लियर, आसान है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर आपको आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं और भी सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों की तरफ। क्लियर, अब वो है अपने पास अष्टक का नियम। अष्टक का नियम पढ़ेंगे, अष्टक के नियम के अपवाद पढ़ेंगे, फिर अपने देखेंगे अष्टक का नियम का पालन होता कहाँ है। क्लियर, ठीक है। अष्टक के नियम के अनुसार बंध क्या कौन से बनते हैं, इसके नियम के अनुसार क्या होता है, जब भी कोई भी अणु बनता है या अणु बनता है, बंध बनता है, तो प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है। क्लियर, इससे क्या कहते हैं, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर, लिखते हैं अष्टक का नियम। आज के लिए अपने पास लास्ट पॉइंट करेंगे इसे, अष्टक का नियम। यह नियम रासायनिक आबंधन के इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत बारे में के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। इसके अनुसार प्रत्येक परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन के संयोजन या वियोजन, संयोजन या निकलने से, मान लो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएं या इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, ठीक है, निकलने से
निकलने से अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? अष्टक का सिद्धांत। क्लियर। अब बात करते हैं कि अष्टक के सिद्धांत के अनुसार अपने क्या पढ़ते हैं। बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि संयोजकता क्या होती है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? अपने पास संयोजकता कहलाती है। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि अपने पास अष्टक का नियम क्या होता है। कोई भी तत्व या परमाणु अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? स्थायी, ठीक है, तत्व। इससे तत्व या अणु को स्थायित्व प्राप्त होता है। स्थायित्व प्राप्त होता है। क्लियर है बच्चों? हाँ, स्थायित्व प्राप्त होता है। तो अब अपने करेंगे सहसंयोजक आबंध। वो अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास सहसंयोजक आबंध। तब तक के लिए आज जो अपने बेसिक पॉइंट करे थे, क्लियर, वो अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपने अष्टक के नियम के कुछ सारे अपवाद पढ़ेंगे, कैसे अष्टक का नियम फेल हुआ, कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और लगातार जुड़े रहिए अपने जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, बाय।